Good morning to all of you. Today our topic is circulatory system in human. So till now we have completed what is circulation in animals. Today we are going to start the circulatory system in animals or circulatory system specific in humans. So, in humans, the circulatory system is divided into, or it is composed of two, that is, blood vascular system and lymphatic system. ब्लड वस्कुलर सिस्टम एज द नेम इंडिकेट कि यहाँ पे ब्लड रहेगा, यस. एंड द लिम्फेटिक सिस्टम मीन्स द लिम्फ हैज़ बिन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, लिम्फ प्रेजेंट रहेगा. ओके, नाउ वी आर टोटली टॉकिंग अबाउट द ब्लड वस्कुलर सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम में हम बात करेंगे कि लिम्फ रहता है प्रेजेंट. व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ इज अ connective tissues. It is a connective tissues which is lymph is a fluid connective tissue with almost similar composition to the blood except RBCs, प्लेटलेट्स एंड सम प्रोटीन्स उसमें नहीं रहेंगे. अगर हम लिम्फ को बोलते हैं कि क्या है, इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कंपोजिशन सेम ब्लड की तरह रहेगा बट इट डजेंट हैव आरबीसीज, प्लेटलेट्स एंड सम प्रोटीन्स एब्सेंट रहेंगे. ओके, जैसे हमने यस्टरडे भी देखा था कि सम आर्टरीज से कुछ जो पोर्स में से जो लिक्विड फ्लूइड निकल रहा है, दैट यू कॉल्ड एज द लिम्फ. यस. सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड वस्कुलर सिस्टम. ब्लड वस्कुलर सिस्टम एज वी गो फ्रॉम लोअर ऑर्गेनिज्म टू द हायर ऑर्गेनिज्म, हम देखेंगे कि जो कॉम्प्लिसिटी ऑफ द बॉडी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है. लोअर ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिज्म रहते हैं बट एट एज द जैसे जैसे बढ़ते जाएगा एनिमल्स, वैसे वैसे क्या होगा, उसकी कॉम्प्लिसिटी बढ़ती जाएगी. यस, हम अगर यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो उसकी कॉम्प्लिसिटी कम रहेगी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रहेगा तो उसकी कॉम्प्लिसिटी बढ़ती जाएगी. नाउ व्हाट इज ब्लड? Blood is the connective tissue. Yes, it is connecting all the body parts to each other. Yes, कुछ भी अगर आपको हॉर्मोन्स हुआ, न्यूट्रिएंट्स हुआ, प्रोटीन हुआ, सारा कुछ जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम इज ऑफ द ब्लड. यस. सो अगर हम नॉर्मल अगर इसमें बात करें, सिंपल आपको एक जनरल आइडिया अगर देंगे, तो अगर हम ब्लड में से बाकी के अगर सेल्स को निकाल देते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा. देन इट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा. इस राइट डाउन दिस विल हेल्प यू. सो अगर हम ब्लड में से सेल्स को निकाल देते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा. ओके, देन if we are removing blood clotting factor from the plasma, then it is called the serum. Write down. अगर हम ब्लड में से सारे सेल्स को निकाल देते हैं, माइनस करते हैं, देन वी गॉट दी प्लाज्मा. एंड दिस प्लाज्मा से हम अगर सारे क्लॉटिंग फैक्टर मतलब जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड को क्लॉट करने के लिए. आपको चोट लगने के बाद जो आपका ब्लड है वो हमेशा बहते नहीं रहता है, एट अ सर्टन टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, अपने आप क्लॉट हो जाता है. सो दैट इज़ द बिकॉज ऑफ दिस क्लॉटिंग फैक्टर. सो अगर प्लाज्मा से हम सारे क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हैं, दैन इट इज़ कॉल्ड एज द सीरम. दैन इट इज़ कॉल्ड एज द सीरम. Okay, and serum contains the antibody. It contains the antibody. Okay, this is कि ये आपको जस्ट पता रहना चाहिए क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज ब्लड, व्हाट इज प्लाज्मा एंड व्हाट इज सीरम. ओके, देन what is plasma? Plasma is a straw color viscous fluid consists nearly 55% of blood. Okay, ये प्लाज्मा ब्लड की तरह है. इट इज़ स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड है. ब्लड मतलब एकदम पानी की तरह फ्लो नहीं होगा, विस्कस रहेगा. थोड़ा सा कैसा रहेगा वो, विस्कस रहेगा, गाढ़ा रहेगा. ओके,
अगर हम प्लाज्मा की बात करते हैं, देन प्लाज्मा इज कंसिस्ट ऑफ, उसमें बहुत सारे आप प्लाज्मा में उसके कंपोजिशन है। यस, देन एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट से हमारा जो ब्लड है वो बना हुआ है। वी आर टॉकिंग अबाउट RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, इनके बारे में वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेक्चर। ओके, सो सी वन बाय वन, what is blood vascular system? In human it consists of blood, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। दिस कंसिस्ट, ये तीन चीज़ों को मिलके क्या बन रहा है, हमारा ब्लड वस्कुलर सिस्टम बन रहा है। blood, heart and blood vessels. It is responsible for various function like transport के काम में आता है। होम्योस्टेसिस, हमारे बॉडी का पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन कौन रखता है, इट इज़ द ब्लड विच मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर। यस, एंड प्रोटेक्शन, और उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, सो उसके कारण क्या होता है, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो इन ह्यूमर्स, कौन कौन सी वस्कुलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड, heart and blood vessels, and it is responsible for various function like transport, homeostasis and protection. Okay, then what is the blood composition and coagulation? The study of blood is called hematology. Yes, it is called hematology. An average adult has about 4 to 6 लीटर ऑफ ब्लड, इतना ब्लड हमारे एक एवरेज अडल्ट में रहता है। इट इज़ रेड कलर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडम। यस, हमने देखा था कि बहुत सारी 3 लेयर से हमारा जो डिफरेंट चीज़ें बनती है बॉडी की एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज। सो इट इज़ द blood is derived from the embryonic mesoderm. Yes, it is derived from the embryonic mesoderm. It is slightly alkaline, that is of 7.4 pH, salty and viscous fluid. It is heavier than water. Blood heavier than water रहेगा. It has two main components, fluid plasma that is 55% and formed element that is blood cells. ब्लड सेल्स रहेंगे एंड प्लाज्मा। तो अगर हम बोलेंगे कि ब्लड किस किस से चीज़ों से बना है, सो इट इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। और अगर what is plasma and blood cell, this can be separated by centrifugation. So centrifugation is a technique which is used for the separation of the material। कोई भी चीज़ के separation के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है, वन ऑफ द टेक्निक इज़ द सेंट्रिफ्यूगेशन। ओके, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी, जो प्रोडक्ट की डेंसिटी है उसके बेसिस पे वहाँ पे क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो अलग अलग पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो दैट इज़ द सेपरेशन टेक्निक कॉल्ड द सेंट्रिफ्यूगेशन। सो ब्लड कंपोजिशन कैसे हुआ, मतलब क्या क्या है इसमें। अब कि स्टडी ऑफ ब्लड को हम हिमेटोलॉजी बोलते हैं। देन मीजोडर्म लेयर से ब्लड डिराइव होता है। इट इज़ रेड, yes, it is red in color, it is alkaline, salty and viscous fluid, it is heavier than water, then it is made up of plasma cells and blood cells। अगर हम ब्लड में से अगर ब्लड सेल को हटा लेते हैं तो देन क्या बचता है हमारे पास, प्लाज्मा बचता है। यस, सो व्हाट इज प्लाज्मा? देन प्लाज्मा इट constitute 55% of blood. It is a straw color, slightly alkaline, viscous fluid and consists of following things। उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा में, see in this table। Okay, so composition of plasma, water, 90% is water present, protein, albumin, globulin, propedin, prothrombin, fibrinogen। ओके, सो अल्ब्यूमिन का क्या काम है, अल्ब्यूमिन, दीज आर द प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ये आपको ध्यान में रखना है। अल्ब्यूमिन इज रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट
आप बोलोगे कि टू अट्रैक्ट वाटर, मैक्सिमम वाटर को क्या करके रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखता है। ग्लोबुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबॉडीज, जितने भी आईजीजी, आईजीएम, ये सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगे। ओके, देन प्रोथ्रम्बिन जो है या फाइब्रिनोजन जो है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द blood clotting. These are the clotting factors. Okay, then it contains some inorganic salts, then sodium, potassium, magnesium, calcium, iron. These are the some salts which are present in the plasma at 1%. Okay, then other is 1 to 2%. देन अदर जो अदर की अगर 1 to 2% में हम देखेंगे, व्हाट इज़ फूड प्रेजेंट है, वेस्ट प्रोडक्ट जो हम निकल रहा है बॉडी का। देन रेगुलेटर्स मीन्स हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, एंटीकोएगुलेंट्स, एजेंट दैट इज हिपेरिन, cholesterol, antibodies, dissolved gas. So these are the other substances which is present in the blood, or sorry, plasma. सो मेन कंपोनेंट हो गया वाटर, प्रोटीन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ओके, सो these are water is present in maximum amount, and then protein, then inorganic salt and other substances. Okay, then formed elements. What is, जो ब्लड है हमारा वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है, हम सेपरेटली सबको पढ़ने वाले हैं। ओके, द ब्लड सेल दैट इज प्रोड्यूस इन द बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड द फॉर्म्ड सेल। द ब्लड सेल कलेक्टिवली, जो भी ब्लड सेल दैट आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, they are called as the formed elements. They are called as the formed element. The human blood contains three types of formed element as RBCs, that is red blood corpuscles, and white blood cells, yes, and platelets. So these are the formed element. These are the formed element produced in the body. So one by one we are going to study in detail RBCs, WBCs, what are their types, and platelets. So red blood cells जो हैं, it is the main part of the blood which is responsible for it red color जो दिख रहा है, it is because of the hemoglobin which is present. It is a most abundant cell present in the human body. It is biconcave shape. इसका shape आप देखेंगे तो इस तरह से उसका shape रहेगा, that is the biconcave shape. And here nucleus is absent. न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, जिसके कारण, ये क्यों एब्सेंट रहेगा न्यूक्लियस, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिलना चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियस क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट नहीं रहता है फॉर द उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहे यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे। ओके, देन जो भी रेड ब्लड सेल्स है वो अगर आप देखेंगे तो कैमल में नहीं, कैमल में जो है जो भी रेड आरबीसीज है वो कैसे दिखेंगे आपको, न्यूक्लिएटेड दिखेंगे। हमारे पास जो आरबीसीज है इट इज़ अन्यूक्लिएटेड, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। अगर हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपायोसिस। अगर हमारे बॉडी में आरबीसीज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है दैन इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया। अगर मात्रा कम हो जाती है, अगर हमें ब्लड की मात्रा, आरबीसीज की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है, दैन इट इज़ कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइटोपेनिया। कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे पेनिया अगर लिखा है दैन इट इज़ रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द काउंट। So erythropenia is decrease in the number of RBCs. Polycythemia, it is the increase in the count of the RBCs. ओके, आरबीसीज की अगर हम बात करते हैं तो इट हैज़ अ पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है उसका, कि हमारे बॉडी में 3 महीने तक ही आरबीसीज रह सकते हैं, दैट इज़ 120 डेज ही आरबीसीज जो है वो रहते हैं, और अपने आप वो जाके फिर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लीवर एंड स्प्लीन में जाके क्या हो जाते हैं, वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो
इसीलिए बोला जाता है कि मैक्सिमम आप क्या करें, ब्लड डोनेट करें। हर 3 महीने में आप ब्लड को डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज हर 3 महीने में हमारे आरबीसीज क्या होते हैं, नए नए आरबीसीज बनते हैं। यस, देन it is responsible for transport of oxygen and CO2. Yes, so these are the some function of the RBCs. Okay, so erythrocytes are the most abundant cells in the human body. They are circular, biconcave, and enucleated in camel and llama. A llama is also a animal belongs to the camel family. They are nucleated. They have nucleated आरबीसीज। लामा जो है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वूल निकालने के काम में आता है। द रेड कलर ऑफ आरबीसीज इज ड्यू टू द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट द हीमोग्लोबिन इन देयर साइटोप्लाज्म। The in males, their average number is about 5.1 to 5.8 million per mm cube, that is per microliter, and in female it is 4.3 to 5.2 million per mm cube. This is a total RBC count. The average lifespan of RBC is 120 days, and the process of formation of RBC is erythrobiosis. It is called erythrobiosis. Erythrobiosis. Yes. Then RBCs are produced from the hematocytoblast or the reticulocyte. The erythrobiotic organ of the fetus is the liver and the spleen, and in the adult it is mainly the red bone marrow. Yes. सो अगर आपको बोलेंगे कि रेड ब्लड सेल कहाँ से बन रहा है, सो इट इज़ फ्रॉम द रेड बोन मैरो, एंड इन दिस fetus it is formed in the liver and the spleen. Vitamin B12, folic acid, heme protein are required for the production of RBC. The old and worn out RBCs are destroyed in liver and spleen. That is also called as the graveyard of RBCs. Yes. सो अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है, तो विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड हीम प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। एंड अगर उस आरबीसीज कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इट इज़ द लीवर एंड द स्प्लीन। The condition with the increase in the number of RBC is called as the polycythemia, and with the decrease in number of RBC is called as the erythrocytopenia. पेनिया जो है रिड्यूस करता है नंबर को, मतलब कहीं पे भी वर्ड अगर लास्ट में पेनिया लगता है तो इट मीन्स कि वो जो है वहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है नंबर। सो ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी चीज़ है, कोई भी याद रखने के लिए हम ये याद रख सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब डिक्रीज होती है तो वी फील पेन, हमें दर्द होता है। तो इस लाइकवाइज हियर ऑल्सो इरिथ्रो साइटोपेनिया। दी hormone erythropoietin produced by the kidney cells stimulate the bone marrow stimulate the bone marrow for production of RBC. The hormone erythropoietin क्या हो रहा है, erythropoietin हार्मोन जो है produced by the kidney cell. This is produced by the kidney cell and which stimulates the bone marrow for the production of RBCs. So अगर हम बात करते हैं कि हम देखते हैं कि आरबीसीज, या आप बोलोगे कि जो ब्लड है वो मैक्सिमम मेल्स में ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। सो in males they have testosterone hormone, and this testosterone hormone is also from this erythropoietin hormone. Because of that they have more number of RBCs as compared to the females. Okay. सो अगर इसको आपको इजीली अंडरस्टैंड करना है तो एक फ्लो चार्ट आप इस तरह से बना लीजिए कि this kidney cells they produce the erythropoietin, it is an hormones, and this produce the this is produced by the bone marrow, produce the RBCs. Yes, so it is the hormone erythropoietin produced by the kidney cells stimulate the bone marrow for production of RBCs. Yes, then mature RBCs
RBC is devoid of nucleus, mitochondria and other membrane-bound organelles. उसमें सारा ये कुछ एब्सेंट होता है बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा है, RBCs lack mitochondria as they respire anaerobically and do not use up any oxygen they transport. They are used anaerobically, वहाँ पे सारा काम हो रहा है, वो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करता है, वहाँ पे कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है ताकि मैक्सिमम स्पेस किसको मिल सके, ऑक्सीजन को मिल सके. सो इन मैच्योर एरिथ्रोसाइट इट इज़ डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. Its cytoplasm is rich in hemoglobin and oxygen-carrying proteinous pigment that give red color to the RBCs and the blood. It contain an enzyme carbonic anhydrase. ये हमने देखा कि RBCs में ये एंजाइम रहता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जब हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 देखा था तो इस हेल्प दिस एंजाइम विल हेल्प. यस. Then erythrocyte. Erythrocytes is responsible for transport of respiratory gases like CO2 and oxygen and CO2, maintaining pH and viscosity of blood. They are also contribute in the process of blood clotting. Yes, सारे कुछ component कहाँ पे present, maximum it present in the RBCs also. The hematocrit is the ratio of volume of RBCs to the total blood volume of blood and it is different for male and फीमेल. अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर किसी को बहुत थकावट फील हो रही है, मींस अगर उसमें ज़्यादा अमाउंट में अगर आरबीसीज प्रेजेंट नहीं है, जैसे हम देखते कई लोग एनीमिया से की मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया होता है, तो ये प्रॉब्लम होने के कारण क्या होता है, दे फील लो, उनका लो बीपी हो जाता है, जब चक्कर आने लग जाते हैं. यस. सो बिकॉज क्या हो रहा है उसमें, उनमें आरबीसीज की कमी हो रही है. आरबीसीज की कमी होने के कारण दे डोंट हैव द कैपेसिटी कि उनमें उनका जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण दे फील लो. Yes, so the hematocrit is the ratio of RBC to the total volume. Total volume के अगेंस्ट में RBC कितना प्रेजेंट है, that volume is the hematocrit. Yes, एंड इट इज़ डिफरेंट फॉर मैन एंड वुमेन. ये दोनों के लिए डिफरेंट रहेगा. ओके. नाउ डू यू नो, ये आप पढ़ सकते हैं. इट इज़ द, यहाँ पे आपको सारा कंपोजिशन दिया हुआ है कि कैसे हीमोग्लोबिन बना हुआ है. ये सिंपल आप उसको पढ़ सकते हैं. इट इज़ ईजी. ओके. देन सी what is WBC, that is white blood corpuscles. yes, what is WBC? अब WBC की अगर हम बात करते हैं तो दे आर द मेन रोल प्ले करते हैं. जब अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो सबसे ज़्यादा वर्किंग कौन है, इट इज़ द WBC. दे आर कलरलेस एज द नेम इंडिकेट. WBC white blood cells or leukocyte. Leukocyte means they don't have color, it is colorless. ओके. इट इज़ न्यूक्लिएटेड. कैसा रहेगा, न्यूक्लिएटेड रहेगा. ल्यूकोसाइट जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये हमको कभी भी कोई भी अगर फॉरेन मटेरियल पैथोजन जो है हमें अटैक किया है तो सबसे ज़्यादा वर्किंग जो रहेगा इट इज़ द WBC. देन इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ग्रैन्युलोसाइट एंड अग्रैन्युलोसाइट. ग्रैन्युलोसाइट मीन्स हैविंग ग्रैन्यूल्स. जैसे अगर आप देखते हो आजकल जो फेस वॉश आते हैं उसमें भी आप देखते हो कि कुछ में ग्रैन्यूल्स आपको एक दाने दाने दिखाई देते हैं, दैट वी कॉल्ड एज द ग्रैन्यूल्स. सो ल्यूकोसाइट्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज़ ग्रैन्युलोसाइट एंड अग्रैन्युलोसाइट. ग्रैन्युलोसाइट की अगर हम बात करते हैं, आई हैव मेड वन चार्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए. हम अगर डिवाइड करें ऐसे आप बना लो ताकि आप इट इज़ ईजी फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड आपको याद करने में भी ईजी जाएगा. सो leukocyte is divided into granulocyte and agranulocyte. Granulocytes having the granules. It is 72% of the total WBC. The granules is responsible. It contains secretory vesicles which contains the enzymes and secretions. Yes, depending upon the staining property. अब उन वो कौन सा स्टेन
लेते हैं, स्टेन मतलब कलर, कौन सा स्टेन लेते हैं उसके हिसाब से उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो है एज द नेम इंडिकेट इट इज़ न्यूट्रल ऑन स्टेनिंग। बेसोफिल्स जो रहेगा इट इज़ ब्लू, ब्लू कलर है ऑन स्टेन करने से क्या कर स्टेन होगा, ब्लू कलर का स्टेन होगा। एंड एसिडोफिल्स इज स्टेन रेड इन कलर। ओके, सो सी वन बाय वन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। सो न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स दे आर स्ट्रेन न्यूट्रल, it is the 72% of the total WBC, it is spherical with nucleus। जो अगर आप आपके बुक में डायग्राम दी हुई है, नेक्स्ट पेज पे आप डायग्राम्स देख सकते हो, उसमें आप देखेंगे कि इट इज़ न्यूट्रोफिल्स है वो कैसा है, स्फेरिकल है और उसमें कैसे है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है विथ लोब, 2 to 7 लोब उसमें प्रेजेंट है। Then it is responsible for the phagocytosis। phagocytosis is the process in which all जो भी foreign material है वो body क्या करती है, cell क्या करती है, बाहर निकालती है। yes, it is first line defense में participate करता है। जब भी आपको कोई foreign material अगर attack किया है तो सबसे पहले कौन आएगा, it is the neutrophils। yes, it kills the pathogen and it is the first line defense mechanism। okay, सो इसका हम न्यूट्रोफिल्स का अगर बात करते हैं तो इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर, मतलब स्ट्रेन करने के बाद इट इज़ न्यूट्रल, इट इज़ 72% ऑफ द टोटल WBC, इट इज़ स्फेरिकल विथ न्यूक्लियस लोब, 2 to 7 लोब इसमें प्रेजेंट रहेगा। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैगोसाइटोसिस विच किल्स द पैथोजेंस एंड इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसका मेन रोल क्या है, इट हेल्प इन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देन बेसोफिल्स इट इज़ द लार्ज ग्रैन्यूल। आप आपकी बुक में इसका डायग्राम देख सकते हो, लार्ज ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, इट इज स्टेन ब्लू बाय द मिथिलिन ब्लू, इट इज़ 0.5 to 1% ऑफ द टोटल WBC। इट इज़ ऑल्सो, यहाँ पे क्या होगा, फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है यहाँ पे वो प्रोसेस नहीं करेगा। बेसोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, यहाँ पे जब भी आपके एलर्जिक कंडीशन जब रहेगी, जब हम कभी कई बार हमें डॉक्टर बोलते हैं कि यस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ब्लड टेस्ट कराओ, तो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेसोफिल के नंबर पे वे डिसाइड करते हैं कि यू आर आपको मतलब एलर्जी हुई है या नहीं, क्योंकि अगर एलर्जी हुई है तो बेसोफिल्स का नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस, लाइकवाइज अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए सब हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा बनेंगे, तो उससे क्या समझेगा कि हमें हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। यस, सो वहाँ पे हमारा न्यूट्रोफिल्स का कंटेंट बढ़ जाएगा। यस, अगर यहीं पे अगर एलर्जी की बात करते हैं, एलर्जी की कंडीशन रहेगी तो हमारा बेसोफिल का नंबर बढ़ जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन इंटरप्रेट कि हमारी बॉडी में क्या हुआ है। देन एलर्जिक कंडीशन रहती है दैट कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे, इट इज़ द हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। these are the component which is present at the allergic condition। yes, heparin जो है it is the anticoagulant agent, histamine it increase the blood vessel diameter को बढ़ाता है। histamine क्या कर रहा है, blood vessel के diameter को बढ़ा रहा है। and serotonin it decrease the blood vessel diameter, ये decrease करता है उसके diameter को। okay, then acidophil as it is the lysosomal granules, it is red color by eosin। यहाँ पे मिथिलीन ब्लू से वो क्या हो रहा था, ब्लू कलर का स्टेन हो रहा था एंड यहाँ पे आप देखेंगे इट इज़ रेड कलर विद किसके कारण, इट इज़ बाय द स्टेनिंग विद द eosin dye। देन इट इज़ 1 to 3% ऑफ द WBC। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी जो है कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो वो डिस्ट्रॉय करता है। ओके, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना के उसको डिस्ट्रॉय करता है। इंक्रीज इन एलर्जिक कंडीशन, ये एसिडोफिल्स है, इंक्रीज होता है इन द एलर्जिक कंडीशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर डी टॉक्सिफिकेशन, एंटीटॉक्सिन फॉर्म करेगा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन। देन these are the ग्रैन्युलोसाइट मतलब यहाँ पे ग्रैन्यूल प्रेजेंट है। देन अग्रैन्युलोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो अग्रैन्युलोसाइट्स विदाउट ग्रैन्यूल्स,
दे आर ऑफ विदाउट ग्रेन्यूल्स, मतलब उसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे. So it is a granulocyte. It is 28% of total WBC. It is formed by the lymphoid stem cells which divide by the mitosis. They are divided by the mitosis. सो अगर हम आप डायग्राम में देखेंगे, सो दिस इज द लिम्फोसाइट्स एंड दिस इज द मोनोसाइट. दिस आर द लार्ज न्यूक्लियस विदाउट ग्रैन्यूल्स. यहाँ पे आपको कैसे दिखेगा, ये न्यूक्लियस है, बड़े न्यूक्लियस है और इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है. सो अगर हम अग्रैन्युलोसाइट की अगर बात करते हैं, सो इट इज़ ऑफ टू टाइप, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट. लिम्फोसाइट्स एज हमने पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि लिम्फोसाइट्स इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल WBCs. वहीं पे अगर हम मोनोसाइट की बात करेंगे, सो इट इज़ लार्जेस्ट ऑफ ऑल WBCs. Okay, it is 25 to 30% of WBC. Depending upon the function, the lymphocyte is of two type, that is B lymphocytes and T lymphocytes. ये हमने हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में ऑलरेडी पहले दूसरे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. यस, हेल्थ एंड डिसीज में आई थिंक. यस. So the B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocytes जो है it developed in bone marrow, so it is called as B lymphocyte. T lymphocyte they developed in thymus, so it is called as the T lymphocytes. Yes. जो बी लिम्फोसाइट्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज और इट गिव अस द ह्यूमरल इम्यूनिटी. ये हमें क्या दे रहा है, ह्यूमरल इम्यूनिटी दे रहा है. यस, यह एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है. एंटीबॉडीज़ विल वो डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब जो भी पैथोजन आया है उसके अगेंस्ट, जो भी एंटीजन आया है उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बना के रिएक्ट करेगा. यस. एंड जो टी सेल्स है, दिस प्रोवाइड अस द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. इट प्रोवाइड अस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टी सेल्स: हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स. अब कभी भी आप में जब कोई भी पैथोजन आया है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपको अटैक किया है, सो इट इज़ द टी सेल जो फ्रंट लाइन में जाके खुद टी सेल्स जो है वो अटैक करेगा. वहीं पे अगर बी सेल की बात करते हैं तो दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़. वो क्या खुद नहीं अटैक कर रहा है, वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है एंड दिस एंटीबॉडी विल प्रोवाइड अस द प्रोटेक्शन. तो अगर टी सेल की बात करें तो ये फ्रंट लाइन डिफेंस में जाता है, मतलब खुद जाके वो खड़ा हो जाएगा और उस जो है उसके साथ लड़ेगा. बट हियर द बी सेल दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज एंड दिस एंटीबॉडीज विल वो उसके जाके वहाँ पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे जो भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में आया है. यस. So this is the lymphocytes. Then next is the monocyte. Monocyte is the largest of all WBC. अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे बुक में, जो डायग्राम है उसमें भी you will notice कि it is the largest of all WBCs. Yes, it is kidney or bean shaped nucleus. उसमें kidney और bean shaped nucleus दिखेगा आपको. This is the kidney or bean shaped nucleus. It is 3 to 5% of WBCs. Monocyte is converted into macrophages and which is responsible for the phagocytosis which destroy the bacteria. तो जैसे मैंने आपको पहले इसमें बताया कि कैसे अगर हम ग्रैनुलोसाइट में जब हमने देखा कि जो न्यूट्रोफिल्स थे वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जाते थे. जब भी कोई अगर आपको किसी ने अटैक किया है तो सबसे पहले कौन जाएगा, न्यूट्रोफिल जाएगा. देन अगर न्यूट्रोफिल से काम नहीं बनता है, देन the monocyte will goes and they do the process of, they produce the macrophages, they produce the macrophages and they cause the phagocytosis and destroy the bacteria. वो उसको जाके क्या कर देगा, destroy कर देगा. So
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द टिश्यू मैक्रोफेजेस। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज टिश्यूज मैक्रोफेजेस, तो इट इज़ द मोनोसाइट विच इज़ कॉल्ड एज द टिश्यू मैक्रोफेजेस। ये इसको टिश्यू मैक्रोफेजेस क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज रहता है, तो इट इज़ यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन द सेल्स। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस लार्ज साइज, सो इट इज़ अ मोनोसाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो गए। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द WBC, बीन शेप उसमें न्यूक्लियस होता है। 3 to 5% उस WBCs का जो है वो मोनोसाइट लेता है। देन monocyte it converted into macrophages and it is responsible for this phagocytosis. Yes, so this is how I have made this flow chart। ये flow chart आप भी बना सकते हैं, easily आपको अंडरस्टैंड होगा और आपको समझने में भी और याद करने में भी ये इजी जाएगा। ओके, इट कवर ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग जो भी हमारे बुक्स में दिए हुए हैं। यस, so white blood cell leukocytes are the colorless nucleated amoeboid cell larger than RBCs. Due to their amoeboid movement, they can move out of the capillary walls by the process of diapathy, diapediasis. Diapediasis. Total sorry, a normal adult has an average 5,000 to 11,000 WBCs per mm cube of blood. डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड, अगर डिक्रीज इन नंबर ऑफ, अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ ल्यूकोपेनिया। यस, it is the leukopenia. It is commonly found in HIV, HIV patient, AIDS, TB patient and those exposed to radiation shock। उनमें क्या हो जाएगा कि WBC का काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्पररीली इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC इज कॉल्ड एज द ल्यूकोसाइटोसिस। इट इज़ ड्यू टू द इन्फेक्शन। जैसे हमने देखा कि इन्फेक्शन अगर आपकी बॉडी में है तो WBC का काउंट बढ़ जाएगा। It also occur during pregnancy or and in the newborn babies. Excuse me. Uncontrolled increase in number of WBCs is a type of blood cancer। जब जो ब्लड कैंसर हो रहा है उसमें भी जो WBC का काउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, दैन इट इज़ कॉल्ड एज द ल्यूकेमिया। yes, WBC are mainly concerned with the defense mechanism, that is the protection। yes, ये डिफेंस मैकेनिज्म में मेन पार्ट प्ले करता है। यस, देन टाइप ऑफ WBCs, these are colorless irregular nucleated cells have showing polymorphism, मतलब वेरिएबल्स बहुत सारे आपको इसके देखने मिलेंगे, बहुत सारे फॉर्म्स आपको देखने मिलेंगे। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स such as granulocyte and agranulocyte। granulocyte means उसमें granules present रहेंगे। yes, so these are the WBC with granular cytoplasm। cytoplasm में उसका क्या रहेगा, granules present रहेंगे and they are also called as a polymorph nuclear leukocyte, that is the PAM and cell। they have lobulated nuclei in different shape। granulocytes are formed from myeloid stem cell। they are formed from the myeloid stem cell। once formed do not divide। yes, एक बार बनने के बाद वो divide नहीं होते। granulocyte consist of 72% of total WBC। granules are actually secretory vesicles which contain the secretion enzymes etc। depending upon the staining property granules, these granulocytes are classified into three types, that is neutrophils, basophil and acidophils। yes, you can see this diagram: neutrophils, basophil, eosinophils, lymphocyte and monocyte। यहाँ पे monocyte सबसे बड़ा है। yes, यहाँ पे आपको granules दिख रहे हैं, डॉटेड फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पे आपको अग्रेनुलोसाइट, दैट इज लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट में आपको ग्रैन्यूल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। यस, ये न्यूक्लिएटेड आपको डिफरेंट लोब्स दिखेंगे, 2 to 7 लोब्स न्यूट्रोफिल्स में रह सकते हैं। यस, सो दीज आर द डिफरेंट body cells। okay, then neutrophils।
Neutrophils, these are the granules with very fine, large in number, evenly distributed and stained with neutral stain. Neutrophils are about 70% of total WBCs. These cells are spherical and nucleus is several lobed. These are able to perform amoeboid movement and phagocytosis. Yes, ये सारा हमने देखा. Yes, they are responsible for destroying pathogen by process of phagocytosis. Pus is the mixture of dead neutrophils, damaged tissues and dead microbes. So अगर जो पस फॉर्म होता है, ये पस में जो आपको येलो पार्ट दिखता है, ये मिक्सचर होता है. क्या क्या रहेगा उसमें? न्यूट्रोफिल्स, डेड वाले न्यूट्रोफिल्स, डैमेज टिश्यूज एंड डेड माइक्रोब्स, सारे कुछ उससे निकल जाता है. यस. Then basophils. It is also called as the cyanophils. These cells have very few granules and large size and stained with basic stain like methylene blue. Basophils are non-phagocytic, small spherical cell and are about 0.5 to 1% of total WBC. Nucleus is twisted. They are present in infected and allergic condition only. Yes, ये नॉर्मली प्रेजेंट नहीं रहेगा, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, 0.5 to 1%. बट अगर एलर्जिक कंडीशन रही तो उनका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा. बेसोफिल सिक्रेट है हिपैरिन, हिस्टामिन, सर्टोनिन. यस, हमने देखा है हिपैरिन जो है कोएगुलेट एंटीकोएगुलेंट एजेंट है. हिस्टामिन जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसका डायमीटर बढ़ाता है, और सर्टोनिन डायमीटर को कम करता है. देन eosinophils. The acidophils contains the lysosomal granule that are stained red colored with the acidic stain eosine. Eosinophils are about 1 to 3% of total WBC, and it is nucleus is bilobed. They destroy antigen antibody complex by phagocytosis, and their number is increased by in the allergic condition. They, yes, allergic condition में इसका number increase हो रहा है, and they show antihistamine property. They are also responsible for detoxification as they produce antitoxin. So this these are the function of the eosinophils. Now, what is a granulocyte? A granulocytes means उसमें granules present नहीं रहेंगे. It is about 28% of the total WBC. Cytoplasm of this leukocyte is without granules. These are formed from the lymphatic stems and cells and can divide by mitosis. Nuclei of granulocytes are large in size but are not lobulated like the granulocytes. There are two types of the granulocyte, lymphocyte and monocyte. Lymphocytes are the smallest of the WBCs and have the large spherical nucleus. They constitute about 25 to 30% of the total WBC depending upon the function. Two type of the lymphocyte are present, B and T lymphocyte. B मैच्योर होता है बोन मैरो में, इसीलिए वो एंड इट गिव्स ह्यूमरल इम्यूनिटी. वहीं पे अगर हम टी लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं, थाइमस में मैच्योर होता है एंड इट गिव्स अवर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें दे रहा है. यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने टी लिम्फोसाइट को भी देखा है. हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, मेमोरी टी सेल्स एंड सप्रेसर टी सेल्स आर दी सब टाइप्स ऑफ द टी lymphocyte. Yes, then we have seen what is monocyte. Monocytes are the largest of all WBCs. Its nucleus is large and being kidney shaped. They are formed 3 to 5% of WBC. Monocytes are actively motile and give rise to macrophages, and they are mainly phagocytic and destroy the bacteria and damage destroy the bacteria and dead or damaged tissue by the phagocytosis. जो भी हमारी बॉडी का खराब पार्ट या आप बोल सकते डैमेज टिश्यू रहेगा, वो भी विद द हेल्प ऑफ द फैगोसाइटोसिस हमारे बॉडी से क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा. यस, सो दिस वी सी व्हाट इज द WBC. देन सी व्हाट इज द प्लेटलेट्स. सो सी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ द मेगा कैरियोसाइट्स जो है उसके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द थ्रोम्बोसाइट. Thrombocytes are the cellular fragments formed from the last cells called the megakaryocytes. These are produced in the bone marrow and they are small oval shaped cell formed without nucleus. ये इसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा. नॉर्मल काउंट कितना रहेगा? इट इज़ 2.5 to 4.5. यस, लैक
per mm³ of blood. If number of thrombocyte decrease than normal condition, then it is called as thrombocytopenia. These condition cause internal bleeding or the hemorrhage. Platelets secrete platelet factors which is essential for the blood clotting. So जो platelet है it is responsible mainly responsible for the blood clotting. अगर आप में blood clotting capacity नहीं रहेगी तो अगर थोड़ी सी भी चोट आती है तो आपका blood वहाँ से क्या होगा body से loss होता रहेगा. Yes, so it is the because of this platelet you got the clotting उसमें blood clotting की capacity हम में आती है. Yes, they are also seal the ruptured blood vessels by formation of platelet plug and thrombus. अगर कभी हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो अपने आप रप्चर हो गई है तो उसको सील करने का काम कौन करेगा? इट इज़ बाय दिस प्लेटलेट प्लग्स एंड थ्रोम्बोस. दे सीक्रेट सर्टोनिन लोकल वैसो कॉन्ट्रैक्टर. सर्टोनिन को वो सीक्रेट करेगा. सर्टोनिन को सीक्रेट करने से क्या होता है? सर्टोनिन सीक्रेट करने से डिक्रीज वो क्या करता है? डिक्रीज कर देता है ब्लड वेसल्स के डायमीटर को. यस, so what is the blood clotting factor or blood clotting? दिस ब्लड स्मेयर. यहाँ पे जस्ट एक ब्लड स्मेयर दिया है. स्मेयर मतलब अगर हम एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड दिस इज दी स्लाइड. ये स्लाइड में अगर हमने एक लूप लिया मतलब इनोकुलेटिंग नीडल होती है दिस काइंड ऑफ इनोकुलेटिंग नीडल. यस, बड़ी वो एक तार जैसे यहाँ पे दैट इज़ कॉल्ड एज इनोकुलेटिंग लूप. एक लूप हमने लिया ब्लड में उसको डिप किया और उसको ऐसे ऐसे अगर आपने स्मेयर बनाया और इसको ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप, सो आपको इस तरह का स्मेयर दिखाई देगा ब्लड का, जिसमें आप देखेंगे कि RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स दिखेंगे आपको. RBCs रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, WBCs आपको दिखाई दे रहे हैं विद ग्रैन्यूल्स या न्यूक्लिएटेड, एंड प्लेटलेट्स दिखाई दे रहे हैं. ये स्मॉल इट इज़ द स्मॉलर फ्रेगमेंट. तो ये जो दिख रहे हैं दिस आर द प्लेटलेट्स. तो दिस इज़ द ब्लड स्मेयर. देन ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है हमारे बॉडी में? ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्लॉटिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इट इज़ अ कैस्केड लाइक, एक तरह से कैस्केड मैकेनिज़्म होता है. कैस्केड मैकेनिज़्म मतलब जैसे एक आप बोलेंगे एक चीज़ पे डिपेंड होता है दूसरी चीज़ पे तीसरी चीज़ डिपेंड होती है. मतलब एक के बाद एक सारी चीज़ें क्या होती है? वन बाय वन होती है. लाइक अगर हम बात करते हैं कि जब कोई गेम अगर देखें, एक अगर आपका बॉक्स गिरा, ये दीज आर द डिफरेंट बॉक्स. यस, अगर एक बॉक्स गिरता है तो दूसरा बॉक्स गिरेगा, दूसरा गिरेगा तो तीसरा, ऐसे करते करते सारा जो हमारा बॉक्स है वो गिर जाएगा. लाइकवाइज दिस इज़ कॉल्ड एज अ कैस्केड. यस, सो यहाँ पे भी वही चीज़ होती है कि एक फैक्टर जो है वो दूसरे इनएक्टिव फैक्टर को एक्टिव करेगा, फिर इनएक्टिव को एक्टिव करेगा. ऐसे करते करते क्या होता है हमारा जो लास्ट में फॉर्म होता है कि जो क्लॉटिंग ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है. यस, सो द क्लॉटिंग और कोआगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लिक्विड ब्लड इनटू द सॉलिड फॉर्म. दिस प्रोसेस may be initiated by contact with blood with any foreign surface, that is intrinsic process, or with the damaged tissue, that is the extrinsic process. Intrinsic and extrinsic processes involve interaction of various substances called the clotting factor by stepwise or the cascade mechanism. Stepwise mechanism or the cascade mechanism. There are all 12 clotting factor number as 1 to 13, where the factor 6 is not is the active use. So अगर हम बोलेंगे कितने फैक्टर है, इट इज़ ऑफ 13 फैक्टर बोला जाता है, जिसमें से अगर जैसे यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, बट जो 6 फैक्टर है इट इज़ नॉट इज यूज एज एन एक्टिव use, so it is called as a 12 clotting factor. Yes, the interaction of this factor in the cascade manner lead to formation of the enzyme thrombin. यहाँ पे क्या बन रहा है? एक मेन एंजाइम क्या बन रहा है? थ्रोम्बिन बन रहा है. यस, अगर हम ये कैस्केड को देखेंगे तो इस तरह से ये कैस्केड रहता है. मतलब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन है. यस, उससे क्या बन रहा है? दे प्रोड्यूस द एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज. दिस एंजाइम को वो प्रोड्यूस कर रहा है. यस, ये एंजाइम बनने के बाद क्या करेगा? इट विल
एक्टिव दिस प्रोथ्रोम्बिन, जो इनएक्टिव फॉर्म था उसको किस में चेंज कर रहा है, एक्टिव फॉर्म में, दैट इज थ्रोम्बिन में वो उसको चेंज कर रहा है। दिस थ्रोम्बिन विल, और नेक्स्ट वो क्या करेगा, फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको इनसॉल्युबल फॉर्म दैट इज फाइब्रिन में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, एंड दिस फाइब्रिन विल फॉर्म दी मैश। मैश मतलब एक तरह से नेट की तरह ये फॉर्म कर देगा, इस तरह से ये नेट बना लेगा, पूरा जाल बना लेगा, और इसमें जाके WBCs और RBCs क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, और जिससे क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। सो इट इज़ द क्लॉट, हाउ द clotting is occur, it is the first the thrombinase एंजाइम जो है, इट विल इंटरप्रेट, ये क्या करेगा, ये रिएक्शन को करेगा, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव को थ्रोम्बिन में फॉर्म करेगा। दिस थ्रोम्बिन विल अगेन इनएक्टिव फॉर्म जो फाइब्रिनोजन है उसको एक्टिव सॉल्युबल फॉर्म में करेगा, इनसॉल्युबल फॉर्म में करेगा, दैट इज फाइब्रिन में बनाएगा। तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनेगा, एंड दिस फाइब्रिन विल फॉर्म द मैश, दैट इज द क्लॉटिंग ऑफ द blood. Okay, so here one diagram is there. From this diagram you easily understand this clotting factor. Yes, so understand this diagram, it is easily कि यहाँ पे extensive pathway है जो damage to tissue outside the vessel, जो tissues हमारे vessel के outside damage हुआ है उसका pathway है। then intrinsic pathway, damage to the blood vessel, अगर कोई blood vessel में damage हुआ है तो उसमें क्या होगा, so अगर बाहर से अगर कुछ damage हुआ है तो क्या होगा, tissue प्रो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा, उसके बाद क्या बनेगा, इनएक्टिव फैक्टर जो है वो एक्टिवेटेड होंगे, देन प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन फॉर्म करेगा, दिस थ्रोम्बिन विल अगेन फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन फॉर्म करेगा, एंड दिस फाइब्रिन फॉर्म दी ब्लड क्लॉट। लाइकवाइज हियर ऑल्सो इंट्रेंसिक पाथवे में आप देखेंगे डैमेज टू द ब्लड वेसल अगर होता है तो कैस्केड ऑफ क्लोटिंग फैक्टर होगा, उसमें भी इनएक्टिव एक्टिवेटेड फैक्टर एक्ट करेंगे, जिसमें दिस प्रोसेस इज फिर से आकर होगी और हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ आवर जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं। यस, सो this we have completed what is the human circulatory system in humans. Okay, so see in next lecture about the we are seeing the हार्ट, कैसे हमारा हार्ट उसका इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यस, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आपका ऐसे ही आप एक टेबल बना के सब बनाइए, एक एक चार्ट बनाइए, और इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, और आपको मेमोराइज करने में भी वो ईजी जाएगा। यस, सो बाय, टेक केयर।